आज हम बात करेंगे भारत के मंदिरों की, ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भारत की बेस्ट रियल एस्टेट। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बनेगा या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। ठीक है। हजारों सालों से भारत के मंदिर भारत के शहरों और गांव के आर्ट, कॉमर्स, कल्चर और एजुकेशन के सेंटर्स रहे हैं। लेकिन मंदिरों ने जितना भारत में कंट्रीब्यूशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उतना ही सफर भी किया है। जब भी भारत में बड़े अटैक्स हुए घुसपैठियों के द्वारा तो सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाया गया। सोमनाथ से लेके राम मंदिर, कश्मीर का मारतंड मंदिर, ओडिशा का कोणार्क मंदिर, तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर तक घुसपैठियों ने हमला किया है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मंदिरों में भारत के कल्चर का दिल बसा है। इस्लामिक घुसपैठियों के बाद यूरोपियन घुसपैठिए भी जब आए तो उन्होंने भी हमारे मंदिरों से खजाने लूटने शुरू किए। फाइनली आजादी के बाद शायद हमें लगा अब तो फाइनली हम अपने मंदिरों को वापस ला सकते हैं, उन्हें रेनोवेट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और अपने कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन भारतवासियों को कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में जाकर मौका चिल्लाते हैं लेकिन इंतजार ही करना पड़ता है। लेकिन अब फाइनली धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। The 330-meter Kashi Vishwanath corridor that stretches from the complex to the Ganga's Lalita Ghat is a part of the ₹800 crore Kashi Vishwanath Dham project. अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। मंदिर के गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। लेकिन इतने पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद आज भी एक कमी है। तो आइए इन सारे पहलुओं को आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। भारत एक बहुत स्पिरिचुअल धरती है। भारत के कोने कोने में खूबसूरत से खूबसूरत, भव्य से भव्य मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिन्हें देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। पूरा मंदिर एक रथ की तरह बनाया गया है। Overall structure of the temple resembles a mammoth chariot riding on 24 wheels, each about 9 feet and 9 inches in diameter. और इसके पहिए बेसिकली एक सन डायल हैं जो एग्जैक्ट टाइम भी दिखाते हैं। A temple that can measure time accurately to this very date. What's more peculiar and yet fascinating is that it measures time in an anti-clockwise fashion, contrary to all modern clocks. इसी तरह का एक कमाल का एक और मंदिर है, केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसका खजाना दुनिया में सबसे बड़े खजानों में से एक माना जाता है। बेसिकली समझ जाइए कि इस खजाने से पाकिस्तान 1000 साल तक आटा खरीद सकता है। मुझे क्यों तोड़ा? इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि इक्विनॉक्स के दिन, यानी जिस दिन और रात एक समान लंबे समय के होते हैं, तभी सनसेट के समय पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गोपुरम के सभी विंडोज से सूरज की रोशनी गुजरती है। ये यूनिक फिनोमिनन सिर्फ इसी दिन होता है। इसी तरह हम्पी का विट्ठल मंदिर भी है, जिसकी यूनिक फीचर है उनके म्यूजिकल पिलर्स। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है। नॉर्दर्न इंडिया में भी केदारनाथ मंदिर है। सोचिए इतने सदियों पहले इतनी रिमोट लोकेशन में इतने खूबसूरत मंदिर को किस तरह बनाया गया होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है तुंगनाथ मंदिर, उसके साथ साथ खजुराहो के मंदिर। इन मंदिरों की बनावट और नक्काशी इतनी प्रभावशाली है कि इन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इमेजिन कीजिए कि इतनी सदियों पहले इंडिया के आर्किटेक्ट्स में इतनी इंजीन्यूइटी थी और इतनी क्रिएटिविटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खूबसूरती कुछ बाहर वालों से देखी नहीं गई। जैसे शादी में जाके अंकल लोग लड़की के दोस्तों को ताड़ते हैं, उसी तरह से भारत, जिसे सोने की चिड़िया उस समय पर बोला जाता था, उसे घुसपैठियों ने भी ताड़ना शुरू कर दिया। महमूद गजनी जैसे घुसपैठी, जिन्होंने 17 बार भारत पर हमला किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया और उसके साथ साथ कई प्राइसलेस मंदिरों को भी तोड़ा। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था मथुरा का केशव राय मंदिर, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस हुआ था और उसे लगा था कि इस मंदिर को बनाने में कम से कम 200 साल लगे होंगे। ये इतना भव्य और खूबसूरत मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद उसने इस मंदिर को तोड़ दिया। साले माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये तो वही बात हुई कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो शोरूम में, 3-4 घंटे लगा के आपने वहाँ की सबसे खूबसूरत गाड़ी पसंद की और उसके बाद उस गाड़ी को बम से उड़ा दिया। जब गजनी कन्नौज पहुंचा तो वहाँ पर 10,000 मंदिर थे। वहाँ पर भी गजनी ने कई मंदिरों को तोड़ा और ऑलमोस्ट सारे मंदिरों को लूटा। गुजरात में भी उसने हमारे भव्य और महान सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और उसके साथ साथ कई और मंदिरों को ध्वस्त किया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। हिस्टोरियन फरिश्ता के हिसाब से सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भारत से सोना, चांदी, हीरे, मोती लूटता और फिर गजनी, जिसमें पाकिस्तान, ईस्टर्न ईरान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडेड है,
उसमें जाकर ये वेल्थ इन्वेस्ट करता और हर एक घर को अमीर करता जाता। गजनवी ने वहाँ कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया और खुद वापस चला गया। उसके सोमनाथ पहुँचते ही वहाँ का कमांडर भाग गया। जो ऑपोजिशन किया भी वो वहाँ के आम नागरिक और दर्शनार्थियों ने किया। इसी लड़ाई में 50,000 से ज्यादा हिंदुओं को गजनवी ने मार दिया और इसीलिए उसने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि सोमनाथ के शिवलिंग को तोड़ दिया जाए। महमूद ने ये भी ऑर्डर किया कि मूर्ति के 4 हिस्से किए जाए, एक को गजनी भेजा जाए, एक को गजनवी के दरबार के गेट पर लगाया जाए और 2 को मक्का और मदीना भेजा जाए। महमूद गजनवी अपने आप को बूट शिकान यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस की तरह पोस्ट करता था। फिर एक और घुसपैठिया आता है मोहम्मद घोरी। घोरी ने जब महाराज पृथ्वीराज को छल से हराया था, उसके बाद उनकी किंगडम के कई लोगों को मारा और कई मंदिरों को तोड़ा। आज का कुतुब मीनार, जो दिल्ली का एक बहुत प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, उसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन और हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्सेस को तोड़ने के बाद बनाया था। नियर कुतुब मीनार यू हैव a most known as Quwwatul Islam Masjid, and there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Quwwatul Islam, which is the might of Islam. और फिर आते हैं मुगल, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करके रखा था। मुगलों के सभी राजाओं ने, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां हो, सबने हिंदुओं के खिलाफ कैंपेन किए थे, हिंदुओं को मारा था और हिंदुओं के कई मंदिर तोड़े थे। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि मुगलों का सबसे खराब रूलर औरंगजेब था। वो तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए मराठा खड़े हो गए थे, वरना शायद उदयनिधि स्टालिन का सपना पूरा हो जाता और सनातन कल्चर भारत से शायद हमेशा के लिए मिटा दिया जाता। औरंगजेब ने थट्टा, मुल्तान और बनारस में बनी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को तोड़ा। राजपूताना में अजमेर, अम्बेर, मेवाड़, उदयपुर, कई शहरों और प्रांतों में जाकर उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। आगरा के पास बहुत ही आलीशान गोविंद देव मंदिर को भी देखकर औरंगजेब बहुत जलता था। इतना जलता था कि काफिरों के मंदिर को उसकी जगह दिखाने के लिए उसने उस मंदिर को काटकर आधा कर दिया। ये तो देखिए सिर्फ कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं। घुसपैठियों के अत्याचार की लिस्ट आटा खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए पाकिस्तानियों की कतार से भी ज्यादा लंबी है। लेकिन फाइनली जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो कई लोगों की ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश राज और इस्लामिक राज में जो मंदिरों की हालत हुई उस हालत को सुधारा जाएगा और फाइनली कई सदियों के बाद भारत के मंदिरों का और भारत का कल्चरल रिवाइवल शुरू होगा। लेकिन भारत के लोगों को अनफॉर्चुनेटली और भी कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को शाम में डिनर में क्या ऑर्डर करें ये डिसाइड करने दिया तो आपको भी कई सदियों तक खाने का इंतजार करना पड़ेगा। उस वक्त की कांग्रेस लीडरशिप ये मानती थी कि हिंदुओं को रिलीजन जरा अतीत में छोड़ देना चाहिए और डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई कि नेहरू जी बोल रहे हैं कि भाई नहाने के साथ साथ गाना नहीं गाना चाहिए, एक टाइम पर एक काम करो, या तो गाना गाओ या नहाओ। अच्छा बात नहीं। अरे सर जी, एक टाइम पर 2 काम हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। देखिए अमेरिका दुनिया के सबसे रिलीजियस देशों में से एक है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का सबसे एडवांस देश भी है। नेहरू जी भारत के हिंदुओं की, सिर्फ हिंदुओं की फोर्स्ड सेक्युलराइजेशन करना चाहते थे। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि 1947 में भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वो जूनागढ़ गए और वहां पर उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का अनाउंसमेंट किया। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो उसके लिए गांधी जी और भारत के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद दोनों तैयार हुए, दोनों जाना चाहते थे। लेकिन नेहरू जी ने न सिर्फ इस इनॉग्रेशन का विरोध किया बल्कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी इस इनॉग्रेशन में न जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मंदिर के इनॉग्रेशन से हिंदू रिवाइवलिज्म बढ़ जाएगा। अरे सर जी, कल्चरल रिवाइवल है, कोई टेटनस थोड़ी है, इतना डर क्यों रहे हो? दरअसल पंडित नेहरू का मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रमुख को किसी मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। देखिए नेहरू जी भारतीय मंदिरों के बारे में क्या सोचते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई मीन ही वाज डिस्कवरिंग इंडिया थ्रू दैट बुक अपैरेंटली, सो ही सेड दैट ही फाउंड टेंपल्स वेरी ऑप्रेसिव एंड वेरी डार्क। और देखिए सिर्फ सेक्युलर अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ही गलती नहीं है इसमें। हमने देखा है कि पिछले कई दशकों में गवर्नमेंट ने मंदिरों को कैसे जबरदस्ती अपने कंट्रोल में डाला है। और याद रखें, सिर्फ मंदिरों को इस तरह से कंट्रोल में डाला गया है
चर्चेस को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को इस तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं डाला गया है। इन रिलीजन्स के अपने रिलीजियस बोर्ड्स हैं जो इन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं। ये अधिकार अनफॉर्चुनेटली हिंदुओं को नहीं दिया गया है। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट लाया गया था, जो स्टेट के सभी मंदिरों के लिए एक सिंगल गवर्निंग लॉ और बॉडी बनाता है। इस तरह के कानून भारत के 10 स्टेट्स में हैं जो 95,000 टेम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, और इसका रिजल्ट हुआ है मिसमैनेजमेंट। अभी तमिलनाडु में 44,000 मंदिर हैं, जिसके पास आधे मिलियन एकड़ जमीन है, लेकिन उसका ईयरली रेवेन्यू सिर्फ 128 करोड़ रुपीस है। दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास सिर्फ 85 गुरुद्वारे हैं, लेकिन उनका बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो तमिलनाडु में कुछ मिसमैनेजमेंट तो हो ही रही है। उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं जो मंदिरों को मैनेज करते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक फेमस एकम्बरेश्वर मंदिर है, जिसमें बोर्ड के ऊपर 90s में और 2015 में भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। बोर्ड ने टेम्पल में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए भक्तों से 6 किलो गोल्ड कलेक्ट किया था, लेकिन आरटीआई और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस गोल्ड का कोई हिसाब ही नहीं है, ना रिसीट ना रिकॉर्ड। वो गोल्ड मिस्टर इंडिया की तरह गायब गया। तमिलनाडु के मंदिर बोर्ड पर ऐसे बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। मदुरई के टेम्पल के हेड ने हाल में ही कहा था कि भक्तों को मंदिरों को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है और इसे मिसयूज किया जाता है। और ये हालत सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में भी पंढरपुर मंदिर है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस मंदिर को मैनेज करते हैं, उनके ऊपर भी करप्शन का आरोप लगाया गया है। एक तो करप्शन का इशू है, दूसरा इशू है कि क्योंकि गवर्नमेंट इन मंदिरों को मैनेज करती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मंदिर के कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल नॉन मंदिर गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स में लगाती है। Government of just 10 states control more than 95,000 temples. Tamil Nadu Temple Trust own 478,000 acres of land. Tamil Nadu government alone controls 36,425 temples and 56 mosques. Billions in revenue. फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के जो हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट है, उसने 2019-20 और 2020-21 फिस्कल ईयर के लिए बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है, जो मंदिरों के पैसे से फंड किया जाएगा। टेम्पल एक्टिविस्ट सोच रहे हैं कि भाई मंदिर का जो पैसा है उससे आप रोड क्यों डेवलप कर रहे हो, जबकि वो तो हाईवेज डिपार्टमेंट को करना चाहिए। और ये देखिए बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी है। हिपोक्रेसी इसलिए क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कोरोना वायरस के समय पर तमिलनाडु के ऑलमोस्ट 3000 मस्जिदों को फ्री चावल प्रोवाइड किया था, और उसी समय पे इसी गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के मंदिरों को कहा था कि आप तमिलनाडु की गवर्नमेंट को 10 करोड़ प्रोवाइड करें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कसम से रणवीर कपूर की जो बेशरम फिल्म थी ना, उसका अगर सीक्वल बनेगा तो लीड में रणवीर कपूर की जगह तमिलनाडु गवर्नमेंट के पूरे टेम्पल बोर्ड को डाल देना चाहिए। और इसी हफ्ते तमिलनाडु से खबर आई है कि एक मंदिर एक्टिविस्ट है TR रमेश, उन्होंने कहा था कि मैलापुर के कपिलेश्वर मंदिर के जो फंड्स हैं उसका इस्तेमाल तमिलनाडु गवर्नमेंट एक कल्चरल सेंटर बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ही समय पहले कोलाथुर में, जो कि चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करके एक कॉलेज बनाया जा रहा था। और इन सब के अलावा भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कौन भूल सकता है। 1991 में एक खास कानून डेवलप किया गया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो अलग अलग रिलीजन्स के प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है वो जो 15 अगस्त 1947 में था वहां पर फ्रीज कर दिया गया। यानी अगर 15 अगस्त 1947 के पहले किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर एक जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई थी, तो वहां पर हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हिंदूज कोर्ट में जाके पिटिशन करके अपना मंदिर वापस नहीं ले सकते। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको रास्ते पर पीट कर चला जाए और आप पुलिस स्टेशन में जाकर केस भी नहीं कर सकते उस आदमी पर। इमेजिन कीजिए कि कोई आपके घर में आके आपकी टीवी और आपकी बीवी को उठाकर ले जाए। डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने बीवी के बारे में कैसा फील करते हैं, अगर आप अपनी बीवी के गायब होने पर बहुत दुखी नहीं है तो फिर आप केस क्यों करेंगे? सही पकड़े हैं। लेकिन अगर आप एक ढंग के आदमी हैं और अपनी बीवी के गायब होने पर आप दुखी हैं, तो इमेजिन कीजिए कि जिसने आपकी टीवी और बीवी को गायब किया है, आप उसके ऊपर जाकर पुलिस स्टेशन में FIR नहीं फाइल कर सकते। यही लेकिन हिंदू मंदिरों के साथ और हिंदू कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है। इस समय मथुरा में जो मंदिर है जिसे हिंदू कम्युनिटी वापस लेने की कोशिश कर रही है, उसके सामने ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक अड़ंगा बनकर खड़ा है। लेकिन फाइनली इतने सदियों और इंडिपेंडेंस के बाद भी, इतने डेकेड्स के बाद, एक होप की किरण निकल कर आ रही है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी का रिवाइवल हो रहा है, उसी तरह से भारत में फाइनली भारतीय मंदिरों का रिवाइवल हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टेम्पल रेस्टोरेशन और डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी मुहिम निकली है। गोल है कि भारत के फेमस मंदिरों को रिस्टोर किया जाए, पूरी तरह से रिवाइव किया जाए और अलग अलग मंदिरों को हाईवेज, फ्लाइट्स और हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट किया जाए और भारत के टेम्पल इकोनॉमी का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से रिलीज किया जाए।
देखिए, भारत में 2 मिलियन से भी ज्यादा मंदिर हैं। बर्टनस्टाइन ने 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो मंदिर हैं वो हजारों सालों से बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स रहे हैं भारत के शहरों के और गांवों के। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग 50% जो हिंदूज हैं जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पर जाते हैं वो मिड और स्मॉल साइज्ड होटल्स में रहते हैं। रिलीजियस ट्रैवल का एवरेज कॉस्ट अराउंड 3000 पर डे पर पर्सन लगता है। सोशल ट्रैवल कॉस्ट अराउंड 1000 पर डे पर पर्सन लगता है। एजुकेशनल ट्रैवल कॉस्ट 2000 पर डे पर पर्सन लगता है। यानी रिलीजियस ट्रैवल के लिए डेली एक्सपेंडिचर ₹1316 करोड़ है और एनुअल एक्सपेंडिचर ₹4.74 लाख करोड़ है। 60% जो टूरिस्ट हैं भारत के वो हमारी हेरिटेज, कल्चरल और रिलीजियस साइट्स को देखने के लिए जाते हैं। और मंदिरों के आसपास जो बिजनेसेस हैं, जो धंधे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूल, मूर्ति, तेल, होटल, ये सारे जो बिजनेस हैं उन्होंने 2021 में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था जो 2022 में बढ़कर 1.3 लाख करोड़ हो गया था। अकॉर्डिंग टू द NSSO सर्वे, भारत की टेम्पल इकोनॉमी इज वर्थ 3 लाख करोड़ यानी $40 बिलियन, यानी इंडिया की GDP का 2.3%। और NSSO के मुताबिक रियलिटी में ये नंबर और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस टेम्पल इकोनॉमी के टूरिज्म पोटेंशियल को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि देश के अलग अलग कोनों में जो हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनके अराउंड टेम्पल सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे जो एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बनेगा, जो श्रद्धालुओं के लिए कन्वीनियंस और कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और मंदिरों के आसपास जो सैकड़ों लोग बिजनेसेस करते हैं उनके लिए बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अयोध्या का राम सर्किट। अयोध्या में 14 जनवरी 2024 को सैकड़ों सालों के बाद फाइनली हमारा राम मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है। इसे एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा जिससे अटैच्ड एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में बन रहा है। उसी तरह उज्जैन में श्री महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इस कॉरिडोर में एक भारत माता का मंदिर भी है जिसमें भारत माता की 16 फुट की स्टैचू लगाई गई है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है देवी लोक। इसमें देवी के 9 स्वरूपों और 64 योगिनियों की शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हाल में ही डेवलप किया गया है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में टेम्पल मेकओवर और एक वाइडर पाथ गंगा रिवर तक डायरेक्टली बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम कॉरिडोर, जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बीच का एक टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। चारों धाम को कनेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है। ये रेलवे प्रोजेक्ट गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करेगा। उसके साथ साथ 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट को कहूंगा कि वहां पे कुछ CCTV कैमरा भी लगवा दे अगर कभी सलमान भाई ने डिसाइड किया कि 4 धाम विजिट करना चाहते हैं। बात तो सही है। उसके साथ साथ कश्मीर के मंदिरों का भी रेनोवेशन चल रहा है और वहां पर भी एक बहुत बड़ा और वेल कनेक्टेड टेम्पल सर्किट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी टेम्पल सर्किट को डेवलप करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो 50,000 कश्मीर के मंदिरों को रीडेवलप, रेनोवेट और रिवाइव करेंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि श्री राजा राम लोक कॉरिडोर ओरछा में, हनुमान लोक कॉरिडोर छिंदवाड़ा में, एक आत्मा धाम ओमकारेश्वर में, संत रविदास कॉरिडोर सागर में, महाराणा प्रताप लोक भोपाल में, बाके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर वृंदावन में, बटेश्वर धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट आगरा में, आनंदेश्वर कॉरिडोर कानपुर में, कड़ा धाम कॉरिडोर कौशाम्बी में, नाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट बरेली में। और ये जो टेम्पल्स का रेनोवेशन हो रहा है, जो सर्किट्स और कॉरिडोर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो इनको ट्रेन, फ्लाइट्स और हाईवेज के थ्रू लिंक किया जा रहा है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप ऑलरेडी देख सकते हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनते ही डेली विजिटर्स जो टेम्पल में है वो 1 लाख पर डे हो चुके हैं और वीकेंड पर ये नंबर तो 1.5 से 2 लाख तक चला जाता है। काशी में भी वीकेंड विजिटर्स की संख्या 12 लाख तक चली जाती है और सिर्फ 2022 में यहाँ 7 करोड़ विजिटर्स आए हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और फाइनली इतनी सदियों तक इंतजार करने के बाद जो हमारे देश के, हमारे शहरों के, हमारे गांव के कल्चरल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, उनको वापस डेवलप और रिवाइव किया जा रहा है। ये भारत के कल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए और भारत की आत्मा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी रास्ते में एक बड़ा अड़ंगा है और वो है टेम्पल्स का गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा कि हमने आपको बताया, आज भी इंडिया की 10 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो 95,000 टेम्पल्स को कंट्रोल करती हैं। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 लाख करोड़ मंदिरों से कमाए हैं, जिसमें से सिर्फ 6 मंदिरों ने 24,000 करोड़ कैश में कलेक्ट किए हैं। हमारे इंडिया के टेम्पल में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 100 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यू के हैं और ये जरूरत है कि गवर्नमेंट इन मंदिरों को वापस कम्युनिटीज को और आम लोगों को लौटाए।
पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों से निकाले, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कभी भी इन मंदिरों को इफिशिएंटली और ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि थोड़ी गवर्नमेंट ओवरसाइट होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर उनके बोर्ड्स हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास रखते हैं, और गवर्नमेंट को ओवरसाइट रखनी चाहिए कि अगर किसी भी मंदिर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे रिवाइव करना जरूरी है, जिसके अराउंड एक बेहतरीन खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट कॉरिडोर बनाना जरूरी है, जैसा कि राम मंदिर कॉरिडोर डेवलप। बड़ों से शुरू करना चाहिए ना जी। और एंड देख ये एक मजाक कर रहा है। खैर एनीवेज वीडियो मैं कहूंगा कि इन्होंने जो मौजू राइज किया है, कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज जो है, जैसे एट द एंड इन्होंने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट के हाथ से ले लेना चाहिए और अवाम के हाथ में दे देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ बातों पे लोगों को इतराज जरूर होगा। तो रिलीजियस वाली चीज है, रिलीजन को लेके हम किसी किस्म का मजाक या कोई ऐसी बॉन्डी बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। मैं अपना ओपिनियन इस हिसाब से देता हूँ कि जिन मंदिर को गिराया गया और दोबारा तामीर किया गया है, ठीक किया गया है। अभी तो मेरे ख्याल में जितनी भी सिचुएशन, क्योंकि हालिया हमने एक व्लॉगर की वीडियोस की थी और पूरी एक सीरीज की थी और उसमें बहुत सारे मंदिर दिखाए गए, और ये काशीनाथ का जो मंदिर उन्होंने दिखाया खासकर, वो बहुत सारी मूवीज में यूज हुआ है और वो कब से जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही अभी है। और अमेजिंग। अब आपको पता चल रहा है कितना इम्पोर्टेंट है कि हम फिर से मोदी जी को जिताएं, बीजेपी को जिताएं, ताकि ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो चेंजेस हो रहे हैं ये कंटिन्यू होते रहें और इंडिया को अपनी जो ग्लोरी होनी चाहिए थी वो ग्लोरी वापस मिले। और इतने सुंदर जो बता रहे हैं कॉरिडोर्स बनाए हैं, दे आर जस्ट अमेजिंग। और बाकी सब के भी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी वैसे ही बनाया जाए। और जिस तरह से कह रहे हैं ना, टेम्पल के पैसे लेके बैठे हुए हैं, ये तो हटना चाहिए। अगर तुमको करना है, एक चीज मैं क्लियर बोलूंगी, फिर सारे रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, कि ईसाई के हो, सब कंट्रोल में होने चाहिए। पर अगर तुम सबको कंट्रोल में नहीं कर सकते तो हिंदू टेम्पल्स भी कंट्रोल में नहीं होंगे। सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ऐसा कि एक ही प्रोसेस होना चाहिए सभी रिलीजन्स के लिए, हिंदुज्म के लिए अलग प्रोसेस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। यही रीजन था कि जब आप टेम्पल देखते हो तो आपको लगता है कि उसके अराउंड जो चीजें जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था द श्याम शर्मा शो का। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होता है इनका, और खास करके इनके जो वीडियोस हैं वो अपने कल्चर पे बेस्ड बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं इनके वीडियोस, क्योंकि ये चीज जो है इसको हम धीरे धीरे समझ रहे हैं और जो कल्चर देख रहे हैं, कुछ भी नई चीज समझने को मिलती है तो फिर वो ज्यादा मजा भी देती है। अब देखिए, बात की गई ये जो उनके टेम्पल्स हैं, जो उनकी कल्चर है, जो उनकी विरासत है, जो सदियों से उनके पास हैं और आज भी हैं, तो उनको $14 बिलियन के जरिए और ज्यादा उन पे खर्चा किया जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। कुछ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर दिए हैं और कुछ करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखिए, हमने हमेशा से सुना पढ़ा यही है कि जो मंदिर हैं हमेशा से वो बहुत ही ज्यादा वेल्थी रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके पास दौलत रही है, क्योंकि